हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है। अब आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको ही करना है। ठीक है, हम लोगों का केवल फर्ज है कि जो आप हम लोगों से पूछिएगा क्वेश्चन आंसर या जो भी समस्या होगी तो उसका समाधान हम लोग निकालेंगे, क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक हो जाने पर सेल्फ स्टडी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का अब ध्यान इस तरफ है कि कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक है जो परीक्षा में संभवतः आ सकते हैं, अनुमानतः वही टॉपिक लेकर क्लास में आ रहे हैं ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई परेशानी न हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समस्या व्यवहार का प्रबंधन। कल पढ़ाए थे कि जो टीचर होते हैं उनका कक्षा प्रबंधन कैसा होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक जो है आज का जो टॉपिक है कि आखिर कक्षा मैनेजमेंट में क्या क्या समस्या व्यवहार आता है। ठीक है, कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपकी कौन सी समस्या व्यवहार उत्पन्न होगा। कक्षा प्रबंधन पर तो चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यह है कि इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, मतलब समस्या व्यवहार का प्रबंधन। यह बच्चों में विशिष्ट समस्या व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती कारकों तथा परिणामों के भली भांति किए गए विश्लेषण पर आधारित होता है। समस्या व्यवहार जब आप विशेष दिव्यांग क्षेत्र यानी स्पेशल क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा कि बच्चे का पहले का क्या इतिहास रहा है, कैसी इसकी हरकत रही है, क्या इसके विकास का कैसे ये विकास करना पड़ता है। मतलब कि प्रूव के बहुत सारी जानकारी उस बच्चे को आपको अपने डॉक्यूमेंट में इकट्ठा करनी पड़ती है। ठीक है, शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार समस्यात्मक व्यवहार का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विविध प्रविधियों से बने पैकेज कार्यक्रम के बारे में निश्चित करना चाहिए। मतलब कि जब आप विशेष फील्ड में टीचर बनने जा रहे हैं तो हर एक बच्चे की अलग अलग समस्या होती है। मान लीजिए बच्चा जैसे पूरा दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, फिर भी हर एक बच्चों की अलग अलग शैली, अलग अलग उनके बर्ताव होंगे और उस शैली और बर्ताव के अनुसार और सीखने की कला भी, तो उसके अनुसार प्रत्येक बच्चे पर आपको स्पेशल प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, अब है इसमें कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए कौन कौन। प्रत्यक्ष दंड विधियां, पहला क्या है, प्रत्यक्ष दंड विधियां। दूसरा है दंड विहीन विधियां। सेकंड नंबर दंड विहीन विधियां। और प्रत्यक्ष दंड विधियां में क्या क्या आएगा। यह विधि अवांछनीय व्यवहार की घटना को कम करने वाली विधियों को समाहित करती हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन से आपके जो विधि है उसको आप जब प्रयोग करेंगे तो कुछ समस्या का हल निकलेगा। पहला है टाइम आउट। अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का एक प्रमुख तरीका है, क्या है, टाइम आउट। इस प्रवृत्ति में अवांछनीय व्यवहार के होने के बाद एक निश्चित समय के लिए व्यक्ति को मिलने वाले सारे पुनर्बलन को रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और क्लास में उसका रोज का दिनचर्या है कि वो लेट आ रहा है, तो आप एक बार उसको बोल देंगे कि टाइम आउट हो गया है, आप क्लास के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो बच्चे की जितनी सीखने की प्रक्रिया है उस दिन सारी धरी रह जाएगी। उसे एक भीतर से जिज्ञासा जगेगी कि कल से मैं समय पर आऊं,
तो ये टाइम आउट क्या है, उस समस्या को समाधान करने का एक पहलू है। ठीक है, पता करना आवश्यक है बच्चे को पुनर्बलन कहाँ से मिल रहा है। इसके पश्चात बच्चे को ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जिसमें पुरस्कार की कोई भी संभावना 2-3 मिनट के लिए पूर्णतः हटा ली जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन? एक्सक्लूशन टाइम आउट, नॉन एक्सक्लूशन टाइम आउट। ठीक, ये 2 प्रकार की होती है। अब देखिए एक्सक्लूशन टाइम आउट, इसका मतलब इस तरह के टाइम आउट व्यवहार को करने के पश्चात उसे भौतिक रूप से उस परिस्थिति के वातावरण से कुछ समय के लिए हटा लिया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या है? कॉन्टिजेंट ऑब्जर्वेशन टाइम आउट, दूसरा है आइसोलेशन टाइम आउट, तीसरा है सेकुलेशन टाइम आउट। ठीक है, अब नॉन एक्सुलेशन टाइम आउट क्या है? ये क्या है? इस प्रवृत्ति में बच्चे को पुनर्बलन युक्त वातावरण से अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उसी परिस्थिति में कुछ पुनर्बलन पर रोक लगा दिया जाता है, जैसे सामाजिक पुनर्बलन, ध्यान न देना इत्यादि। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब है प्लांटेड ईगो रिंग, रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक रिनोफोर्समेंट। अब प्रतिक्रिया मूल्य क्या है? यह प्रवृत्ति अवांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें सुव्यवस्थित एवं क्रमिक रूप से अवांछनीय व्यवहार के घटित होने पर धनात्मक पुनर्बलन को हटाया जाता है। ठीक है, इसमें धनात्मक पुनर्बलन टोकन मनी पॉइंट के रूप में होता है। इस प्रवृत्ति का उपयोग प्रायः टोकन इकोनॉमी के साथ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अवांछनीय व्यवहार के परिणाम स्वरूप कितने पुनर्बलन को वापस लिया जाएगा, यह पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, पहला है, इसमें क्या है? अति सुधार। यह एक ऐसी विधि है जो प्रक्रमों का समायोजन समाहित करती है। यह केवल यह नहीं सिखाती कि क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए यह भी सिखाती है। यह निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन? एक है प्रस्थापना अति सुधार। इसमें क्या होता है? इस प्रवृत्ति में सिर्फ बच्चे को वातावरण के पहले की स्थिति में लाना ही नहीं होता है, बल्कि पहले से उसे काफी उन्नत एवं स्मृत बनाना होता है। जैसे कक्षा में पेशाब कर देने से मानसिक मंद बच्चे को उसी स्थान की सफाई करने के लिए नहीं, वरन पूरा कमरा साफ करने को कहेंगे। मान लीजिए कि कोई मानसिक मंद बच्चा है तो उसी स्थान को नहीं कहेंगे पूरा कमरा आप साफ कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? उससे उसके भीतर एक पुनर्बलन सीखने की क्रिया होगी कि अगर गलत मैं कर रहा हूं तो इसका परिणाम मैं खुद भोग रहा हूं। ठीक है, अब है घनात्मक अभ्यास। इस प्रवृत्ति में बच्चे की एक अवांछनीय व्यवहार के घटित होने के बाद उसकी जगह एक वांछनीय व्यवहार कराई जाती है। ठीक है, इस प्रवृत्ति में जड़ बच्चा अवांछनीय व्यवहार करता है, मतलब छोटा बच्चा, उसके बाद उसकी सारी गतिविधियों को रोक दिया जाता है एवं उसे एक वांछनीय व्यवहार को बार बार करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, जब बच्चा वांछनीय व्यवहार का अभ्यास कर लेता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, अब है शारीरिक प्रतिबंध। शारीरिक प्रतिबंध में क्या है? इस प्रक्रिया में घटना के बाद शारीरिक क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रमणकारी व्यवहारों को कम करने में शारीरिक प्रतिबंध सहायक होता है। जैसे 2-5 मिनट बच्चे के हाथों के बगल में ले जाकर पकड़कर रखना, दोनों हाथों के पीछे बांध देते हैं। ये क्या है? शारीरिक प्रतिबंध में आते हैं। उदाहरण, अंगूठा चूसना, कागज फाड़ना, दूसरे को मारना इत्यादि व्यवहारों को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई क्लास में बच्चा है, वो अंगूठा चूस रहा है या कागज फाड़ रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? शारीरिक प्रतिबंध 2-4 मिनट के लिए
तो बगल में ले जाकर पकड़ कर रखना, जैसे अपने साइड में कुर्सी के खड़े करा देना हाथ पकड़ कर, या पीछे का हाथ थोड़ी देर के लिए बांध देना। ऐसे जो शारीरिक प्रतिबंध है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। अब है वातावरण की पुनः संरचना। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें अवांछनीय व्यवहार से संबंधित कारकों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जिन कारकों को परिवर्तन करना संभव होता है उनमें परिवर्तन लाकर उस व्यवहार के होने की संभावना को घटाया जाता है। यह मुख्यतः कार्यात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है। इसका उपयोग उसी परिस्थिति में संभव है जहां अवांछनीय व्यवहार से संबंधित कारक सीधे ढंग से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है विलोपन। विलोपन क्या है? मान लीजिए परीक्षा में पूछ देगा कि समस्या, आप एक टीचर है तो आपके लिए कक्षा में कौन कौन सी समस्या व्यवहार आते हैं। ठीक है। विलोपन में क्या आएगा? इसका उपयोग हम लोग उस परिस्थिति में करते हैं जहां अवांछनीय व्यवहार का मुख्य कारण होता है। विलोपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से अवांछनीय व्यवहार के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सारे पुनर्बलन पर रोक लगाया जाता है। ठीक है। जिससे उस व्यवहार की तीव्रता या निरंतरता में धीरे धीरे कमी आ जाती है। जैसे बच्चे पर ध्यान न देना, बात न करना समाहित है। ये विलोपन ऐसे कुछ दंड प्रक्रिया है जो बच्चे में सुधार के लिए काफी गुंजाइश करती है। मान लीजिए कि आप उस बच्चा से बोलेंगे नहीं, पहला हो गया। इसके बाद बच्चे की बात पर ध्यान न देना। ऐसे कुछ एक्टिविटी है जो चुप विलोपित एक्टिविटी है, जो आप करेंगे तो बच्चे में उसे ठोकर लगेगी और सीखने के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है। अगला है नाराजगी प्रकट करना। नाराजगी प्रकट करना में मतलब इस पद्धति में प्रयोग में शिक्षक बच्चे को स्पष्ट शब्दों में बताता है कि वह उसकी समस्या व्यवहार से असंतुष्ट है। इसे ताड़ना भी कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, जब मंजू कक्षा में गड़बड़ी करती है तो शिक्षिका कहते हैं कि मंजू मुझे तुम्हारा कक्षा में गड़बड़ी पैदा करना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम एक स्थान पर बैठकर अपना काम पूरा करो। मतलब जैसे आप क्लास में गए और किसी बच्चे को इतना केवल बोल देंगे क्या तुम इसी स्थान पर हो, यहाँ से हिलना मत और अपना सारा काम करो, तो एक तरफ से ये सीख बच्चे को ताड़ना, मतलब सीख मिल रही है, दंड मिल रही है हल्का, कि हमको गलत व्यवहार के चलते ऐसा पनिश मिल रहा है। तो ये भी उस बच्चे को सीखने के लिए क्या है, धनात्मक पहचान है। अब है दंड विहीन विधियां। आखिर कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आप दंड भी नहीं देंगे और आपकी समस्या को समाधान करेगा। ठीक है। दंड विहीन विधियों में समस्या व्यवहार कम करने तथा वांछनीय व्यवहार के लिए बढ़ाने के लिए होती हैं। इस प्राप्त करने के लिए विभेदित पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। अब है विभेदीय पुनर्बलन। यह एक ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग बच्चे में उपस्थित अवांछनीय व्यवहार को दूर करने तथा समायोजित व्यवहार को सिखलाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें पुनर्बलन के आधार पर दो उत्तेजनाओं में परिस्थिति के बीच विभेदन करते हुए किसी व्यवहार को करना सिखलाया जाता है। ठीक है। अब है अन्य व्यवहार विभेदी पुनर्बलन। इस टेक्निक में बच्चा जब निर्धारित अवांछनीय व्यवहार को एक निर्धारित समय में नहीं करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इस निर्धारित समय में दूसरा कोई भी व्यवहार करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इस प्रवृत्ति में मुख्य रूप से अवांछनीय व्यवहार की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर बल डाला जाता है। इसी कारण इसे टेक्निक को अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है। अब है वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। ठीक। इस प्रवृत्ति में बच्चा जब अवांछनीय व्यवहार की जगह कुछ निश्चित वैकल्पिक व्यवहार को करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रवृत्ति में अवांछनीय व्यवहार को एक नए समायोजित व्यवहार के रूप में करने को सिखाया जाता है। ठीक है। अब है विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। इस विधि में अवांछनीय व्यवहार के लिए ठीक विरोधी व्यवहार का पुनर्बलन समाहित होता है। ठीक है।
इसमें बच्चों के वांछनीय व्यवहार को पुरस्कृत करेंगे और उसके बाद उसकी मनपसंद सामग्री दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा सही करा है उसे मनवांछित पुरस्कार दिया जाता है और उसे अलग किया जाता है। तो ये भी क्या होता है कि जो गलत करने वाला बच्चा होता है उसको सीख मिलती है और समस्या का समाधान होता है। अब है प्रतिक्रिया निम्नतर विभेदी पुनर्बलन। इस प्रवृत्ति में वांछनीय व्यवहार की बारंबारता में कमी लाने पर बल डाला जाता है। बेस लाइन रिकॉर्डिंग की तुलना में जब बच्चा इस व्यवहार को कम मात्रा में करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा कक्षा में शिक्षक को 10 बार नमस्ते करता है, अगर 5 बार नमस्ते करेगा तो उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। ठीक है। अब है प्रतिक्रिया उच्च दर विभेदी पुनर्बलन। इस प्रवृत्ति में वांछनीय व्यवहार को बारंबारता वृद्धि लाने पर बल डाला जाता है। जब बच्चा बेस लाइन रिकॉर्डिंग की अपेक्षा में अधिक मात्रा में व्यवहार करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है। अब है व्यवहार परिमार्जन का चरण। समस्या व्यवहार की पहचान। समस्या व्यवहार के प्रबंधन का सबसे पहला चरण समस्या मूलक व्यवहार की पहचान करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार, व्यवहार, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट आदि। इसमें समस्या व्यवहार क्या पहचान कैसे करेंगे? जब आप कक्षा में जाएंगे तो समस्या व्यवहार का कैसे आप पहचान करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, आप मौखिक पूछेंगे, साक्षात्कार लेंगे, व्यवहार चेक करेंगे, रेटिंग चेक करेंगे, स्केल, चेकलिस्ट, होमवर्क भी उसका चेक करेंगे। इससे उसकी समस्या का पता चलेगा। अब दूसरा है इसमें समस्या व्यवहार का व्यवहार परक वर्णन। ठीक है। व्यवहार संशोधन में व्यवहार के प्रतिमान पदों का कोई मूल्य नहीं होता। किसी व्यवहार का वर्णन करने के लिए केवल व्यवहारिक पदों का वर्णन किया जाता है। व्यवहार का वास्तविक ढंग से वर्णन किया जाता है। व्यवहार का वस्तुनिष्ठ जिसका निरीक्षण एवं मापन किया जा सकता है, जैसे बच्चा नटखट है, यह उचित या व्यवस्थित नहीं है, इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। उदाहरण, बच्चा एक स्थान पर 15 सेकंड तक रुकता नहीं है, एक ही बच्चे का बाल खींचता है इत्यादि। यदि शिक्षक बेसिक एमआर भाग का प्रयोग करे तो इसमें व्यवहारों के निरीक्षण योग्य और मापन योग्य भाषा में लिखा गया है। ठीक है। जैसे सचिन स्थिर नहीं रहता है। ठीक है। अब है तीसरा समस्या व्यवहार का चयन समस्या। ठीक है। व्यवहार की पहचान और फिर उसे व्यवहारिक शब्दों में व्यक्त करने के पश्चात जिस विशेष समस्या व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं, ठीक उसका चयन करें। इस चरण को विशेष समस्या व्यवहार की प्राथमिकता क्रम में रखने को कहते हैं। ठीक है। इस संबंध में यह उचित है कि एक बार के लिए एक या दो समस्या व्यवहार का चयन करके प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। व्यवहार के लिए केवल एक या दो व्यवहारों का चयन करें जो बच्चे के लिए या तो उसे परिवेश के अन्य लोगों के लिए घातक हो। ऐसा व्यवहार का चयन करें जो कक्षा में उनके या अन्य बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में बाधक हो। ठीक है। विशेष समस्या व्यवहार का चयन करते समय बारंबारता मतलब बार बार किसी चीज को दोहराना, अवधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था के लिए ऐसी समस्या व्यवहार का चयन करें जिसके कम हो जाने पर बच्चा कक्षा में और अधिक लगन से सीख सके। ठीक है। समस्या व्यवहार का चयन अभिभावक से पूछकर करना चाहिए। ठीक है। अब है कि समस्या व्यवहार का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक समय में एक या दो से अधिक समस्या व्यवहार का चयन करना परिमार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले उस समस्या व्यवहार को प्रमुखता देनी चाहिए जिसका प्रबंधन करना सुगम या सरल होता है। इसके कारण बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है जो कि और व्यवहारों के प्रबंधन में मदद करता है। ठीक है। तीसरा है उन समस्यात्मक व्यवहारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बच्चे के स्वयं के लिए दूसरे के लिए हानिकारक हो। ठीक है। अब है 4 नंबर, हमेशा अभिभावक से एवं अध्यापक से परामर्श लेकर समस्या व्यवहार का चुनाव करना चाहिए। ठीक है।
अब है समस्या व्यवहार के आधारभूत आंकड़े क्या क्या है। इस चरण में समस्या व्यवहार को एक निश्चित मापक के अनुसार आलेखित किया जाता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि कौन सा व्यवहार औसतन कितनी देर तक और कितनी बार तक कर रहा है। समस्या मूलक व्यवहार का अवलोकन 3-4 शब्दों में करते समय सरल बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन? निरीक्षण विधियां एवं समय निश्चित करना। निरीक्षण कहाँ करना है, निरीक्षण की तकनीकी, अंतराल अवधि क्या होगी, ठीक है। अब निरीक्षण विधियां में क्या क्या होता है? आवृत्ति आलेखन अथवा घटना आलेखन, मतलब घटना या आवृत्ति आलेखन निरीक्षण विधि में व्यवहार की संख्या को आलेखित करती है कि बच्चा एक समय में कितनी समस्या व्यवहार उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसका निरीक्षण कम से कम 3 दिनों तक करनी चाहिए। आवृत्ति आलेखन विधि का प्रयोग निम्न समस्यात्मक व्यवहारों जैसे धक्का देना, पिटना, एक स्थान पर न बैठना इत्यादि व्यवहारों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब है अवधि आलेख। अवधि आलेखन उन व्यवहारों जो घटना की लंबाई में विभिन्न होता है, आलेखित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कक्षा में ध्यान न देना, बाहर घूमना, अति क्रियाशील व्यवहार आदि व्यवहार आलेखन की अवधि में दिन में कितनी समय तक समस्या व्यवहार उत्पन्न करते हैं इसका आकलन करती है, ठीक है। अब इसमें है अंतराल आलेखन। समस्यात्मक व्यवहार की घटना के अंतरालों में लघु विस्तार लगभग 30 सेकेंड में निरीक्षण किया जाता है। जैसे समस्या व्यवहार का प्रत्येक घंटे में 5 मिनट के लिए निरीक्षण करना। यह आवृत्ति तथा अवधि दोनों के लिए प्रतिक्रियाओं का आलेखन करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है, ठीक है। 4 नंबर है समय प्रतिदर्श। इसमें समस्यात्मक व्यवहार की घटना को अंतरालों को लघु विस्तार में तो करते हैं, लेकिन वह अंतरालों के मिनट में होता है। जैसे 5-5 मिनट के लिए अंतरालों में बांट देते हैं। अंतिम समय हम समस्या व्यवहार पहचान का निरीक्षण करते हैं। समस्या व्यवहार एक पूर्व निर्धारित समय पर ही आलेखित किया जाता है, ठीक है। अब इसका लास्ट स्टेज है मूल्यांकन। उपरोक्त सभी चरणों को व्यवहारिक रूप से देने के तुरंत बाद मूल्यांकन प्रक्रिया मानी जाती है। किसी चीज का जब अंत होता है तो उस पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। शिक्षक, अभिभावक अथवा विशेषज्ञ इस बात पर हमेशा ध्यान रखते हैं कि निश्चित की गई विधियों में से बच्चे की समस्या व्यवहार में कमी या सुधार हुआ है या नहीं पहले से देखी गई है। समस्या व्यवहार और वर्तमान में सुधार की तुलना हो जाती है। निश्चित की गई अवधि के बाद ही यदि समस्या व्यवहार में सुधार नहीं दिखता है तो पूरी प्रक्रिया पर पुनः विचार करने के लिए सहयोगी विशेषज्ञ की राय लेना उचित समझा जाता है, जिसमें निश्चित की गई विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए। अब इस टॉपिक से क्या क्या कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं वो आप लोग देखिए। देखिए पहला सवाल क्या है, समस्या व्यवहार के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है, ए बच्चों को सजा देना, बी बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करना, सी बच्चों के व्यवहार को सही दिशा देना, डी बच्चों पर दबाव बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के व्यवहार को सही दिशा देना, ठीक है। अब है सेकंड नंबर टाइम आउट। टाइम आउट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ाते वक्त बताया था ना। ऑप्शन ए है बच्चे को डांटना, बी है बच्चे को एकांत में बैठाना, सी अवांछित व्यवहार को कम करना, डी बच्चे को उपहार देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार को कम करना, ठीक है। अब है एक्सक्लूसिव टाइम आउट कितने प्रकार का होता है, सब आपके टॉपिक में था। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3, ठीक है। अब है नॉन एक्सक्लूसिव टाइम आउट में बच्चे को किससे अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ए माता पिता,
बी शिक्षक, सी पुनर्बलन देने वाले वातावरण से, डी खेल के साधनों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुनर्बलन देने वाले वातावरण से। ठीक है, अब है 5th नंबर सवाल। प्रतिक्रिया रोकथाम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चे को डांटना, बी अवांछित व्यवहार को प्रकट होने से रोकना, सी बच्चे को खेल से रोकना, डी बच्चे को कक्षा से निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवांछित व्यवहार को प्रकट होने से रोकना। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष दंड विधियां में शामिल है ए प्रतिक्रिया रोकथाम, बी पुरस्कार देना, सी अनदेखी करना, डी सजा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया रोकथाम। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिक्रिया रोकथाम की विधि का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए बच्चे को पुरस्कार देना, बी बच्चे को शांत बैठाना, सी बच्चे को टोकन पॉइंट्स देना, डी बच्चे को कक्षा से बाहर करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चे को टोकन पॉइंट्स देना। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अतः सुधार विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतः सुधार विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है वांछित व्यवहार को हटा देना, बी नए व्यवहार को विकसित करना, सी बच्चे को सजा देना, डी बच्चे को कक्षा से निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नए व्यवहार को विकसित करना। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या है स्क्रीन पर? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक प्रतिबंध किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जब बच्चा शांत हो, ऑप्शन बी है जब बच्चा गुस्से में हो, ऑप्शन सी है जब बच्चा शारीरिक रूप से आक्रामक हो, ऑप्शन डी है जब बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जब बच्चा शारीरिक रूप से आक्रामक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान न देना किस तकनीकी का हिस्सा है? ए है नॉन एक्सक्लूशन टाइम आउट, बी है एक्सक्लूशन टाइम आउट, सी शारीरिक प्रतिबंध, डी प्रतिक्रिया रोकथाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नॉन एक्सक्लूशन टाइम आउट। ठीक है, अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विरोधाभास तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बी अवांछित व्यवहार की तीव्रता कम करना, सी बच्चे को डांटना, डी बच्चे को पुरस्कृत करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहित कर, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवांछित व्यवहार की तीव्रता कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है 12 नंबर क्वेश्चन। दंड रहित विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए क्या है? बच्चे को सजा देना, बी बच्चे को दंड से बचाना, सी व्यवहार में सुधार लाना, डी बच्चों में को नियंत्रण में रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यवहार में सुधार लाना। ठीक है, अब क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभेदी पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चे को शांत रखना, बी अवांछित व्यवहार को रोकना, सी नए व्यवहार को प्रोत्साहित करना, डी बच्चों को खेलना सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नए व्यवहार को प्रोत्साहित करना। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए।
समस्या व्यवहार का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है ए अनुमान के आधार पर, बी व्यवहारिक निरीक्षण के आधार पर, सी शिक्षक की इच्छा पर, डी माता पिता की इच्छा पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यवहारिक निरीक्षण के आधार पर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। अवांछित व्यवहार को हटाने के लिए मुख्य विधि कौन सी है? ए दंड देना, बी पुरस्कार देना, सी पुनर्बलन हटाना, डी ध्यान हटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पुनर्बलन हटाना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। पुनः संरचना का उद्देश्य क्या है? अवांछित व्यवहार को बढ़ाना, बी व्यवहार को प्रतिबंधित करना, सी बच्चे को दंड देना, डी बच्चे को कक्षा से निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बच्चे को दंड देना। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन। समस्या व्यवहार का आकलन कितने दिनों तक किया जाना चाहिए? ठीक है, ए है 2 दिन, बी है 3 दिन, सी 4 दिन, डी 5 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 दिन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। अवांछित व्यवहार के पुनर्वरण को हटाना किस विधि का हिस्सा है? ए टाइम आउट, बी विभेदी पुनर्बलन, सी प्रतिक्रिया रोकथाम, डी ध्यान हटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिक्रिया रोकथाम। ठीक है, अब है एक्सक्लूशन टाइम आउट कितने प्रकार के होते हैं? A2, B3, C4, D5। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। अवांछित व्यवहार के सकारात्मक अभ्यास विधि में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है, बी बच्चे को सजा दी जाती है, सी बच्चे को सही व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है, कि डी बच्चे को छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चे को सही व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आप लोग इसी दिन पर ध्यान से। समस्या व्यवहार को प्रबंधित करने की पहली प्रक्रिया क्या है? ठीक है, ए है समस्या की पहचान, बी पुनर्बलन देना, सी ध्यान हटाना, डी दंड देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समस्या की पहचान। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। समस्या व्यवहार के आंकड़े किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए निरीक्षण, बी समस्या के निर्धारण के लिए, सी पुनर्बलन के लिए, डी समस्या को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समस्या के निर्धारण के लिए। ठीक है, और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। समस्या व्यवहार के प्रबंधन के लिए सबसे पहला कदम क्या है? ए बच्चे को डांटना, बी समस्या व्यवहार की पहचान करना, सी बच्चे को सजा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समस्या व्यवहार की पहचान करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। शारीरिक प्रतिबंध विधि कब उपयोग की जाती है? ठीक है, जब बच्चा शांत हो, जब बच्चा आक्रामक हो, जब बच्चा रो रहा हो, जब बच्चा खेल रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब बच्चा आक्रामक हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। पुनर्बलन हटाना किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए जब वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति हो, बी जब बच्चा शांत हो, सी जब बच्चा सो रहा हो, डी जब बच्चा खेल रहा हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो आज के हमारा जो टॉपिक था और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर कल के क्लास में मैं आप लोगों के सामने परीक्षा संबंधी टॉपिक
और हो सकता है तो क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जैसे होते हैं उस प्रकार के फॉर्मेट की तरह आप लोग के सामने लेकर आऊंगा और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी। लेकिन आप लोग भी वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी लोग मेहनत कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, ब्रेल पर भी ध्यान दीजिएगा, उसके डॉट्स याद रखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर कल के क्लास में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।